नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नहीं बल्कि दो हॉरर स्टोरीज लेकर। एक जो हमेशा की तरह आपके आशीर्वाद और दुआओं से मैंने लिखी है, और एक मुझे हमारे एक सब्सक्राइबर फैज़ान भाई ने भेजी है। आप सबसे अनुरोध है कि आप सब भी मुझे तुम याद रखना @gmail.com पर अपनी आप बीती भेजिए, जिसे मैं अपनी कहानियों के साथ अपने पूरे सब्सक्राइबर परिवार के साथ शेयर करूंगा। एक बार फिर आप सबके प्यार और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब पहले आज की मेरी कहानी, जिंदा मसान। ढलती सांझ को बहती गंगा नदी के ठंडे ठंडे बहाव के पार खड़े बड़े बड़े पेड़ शायद दिन भर की नींद से कब के जाग चुके थे। नदी से छू कर बहती हल्की हल्की हवा की लय पर धीरे धीरे मौन से किसी दरवेश की तरह दाएं से बाएं झूम रहे थे। उनके इस मौन नृत्य के सामने बहती नदी ऐसी लग रही थी जैसे किसी समारोह में किसी ने स्टेज पर तारों की झिलमिलाती चादर बिछा रखी हो। आकाश के तारे और आसपास बसे बनारस की ढलती सांझ में जलती झिलमिलाती बत्तियां और चिताएं मिलकर जैसे नदी की सतह पर एक नए ही लोक का निर्माण कर रहे थे। मैं आधा बेहोश सा जमीन से उठने की कोशिश में मसान की सीढ़ियों के नीचे घुटनों पर बैठा था। सर में पीछे काफी दर्द सा हो रहा था और चक्कर भी आ रहे थे। शायद कुछ देर पहले सर पर पीछे से अचानक कोई चोट लगी थी। किसी के भयंकर रोने से मेरी बेहोशी टूटी थी शायद। सामने देखा तो कुछ ही दूरी पर कोई लाश रखी थी। कोई बहुत बीमार सा मर्द था जिसकी मौत हुई थी। अभागा इतना गरीब था कि शायद अंतिम संस्कार के पैसे भी नहीं रहे होंगे। उसके पीछे पीछे किसी जिंदा लाश की तरह दो औरतों के कंधों पर बेसुध सी झूलती उसकी विधवा शायद रो रो कर थक जाने के बाद अब रह रह कर सुबक रही थी। बीच बीच में रह रह कर दिल दहला देने वाला विलाप करते हुए वो पास रखे एक पत्थर पर अपनी कलाइयां मार मार कर अपनी कांच की चूड़ियां तोड़ने लग जाती थी, और उसकी कलाइयों से खून की पतली सी धारें फूट पड़ती थीं। छी, बापू सीसा देखे नहीं आज। मैंने उस आवाज की ओर देखा तो मेरे पास ही सीढ़ियों के नीचे एक 8-10 साल का काला सा लड़का अधनंगा बैठा था। बमुश्किल एक फटी निक्कर और एक शीशा हाथ में लिए अपने बाप की लाश की तरफ इशारा कर रहा था। रोज तो घर से निकलने से पहले मुझसे बोलता था, रद्दू, सीसा और कंघा ला। आज पता नहीं ये सब बापू को सोए में ही ले आए, पर मैं नहीं भूला। मैं सीसा और कंघा दोनों लेकर आया हूं। अभी इसके जाने से पहले मैं इसे सीसा दिखा दूंगा। अभी मैं उसकी बात सुन ही रहा था कि तभी एक डोम आकर उसकी बीवी को हड़काने लगा। ये क्या रास्ते में लाश डाल रखी है, हटा यहां से। वो बेचारी क्या कहे, वो तो खुद भी एक लाश बन चुकी थी। जाने उसकी बात उसके कानों तक पहुंची होगी भी या नहीं। अजीब मनहूस सी शाम थी। चिताओं से निकलता धुआं दूर दूर तक कोहरे सा फैला था। दूर दूर तक जहां देखो मसान विदाई देने वालों से भरा पड़ा था। भीड़ ही भीड़। एक चिता पूरी जलती नहीं थी कि दूसरी जलनी शुरू हो जाती थी। अमूमन कौवे इस समय नहीं होते, पर उस शाम कुत्तों और कौवों की बड़ी भीड़ नदी किनारे फेंकी अधजली लाशों को नोच नोच कर अपना पेट भर रही थी। चिता की आग को, गरीबों की लाश को गोद में बैठाने की फुर्सत भी नहीं थी शायद। पर कुछ भी हो, आज कौवे
और कुत्ते भूखे नहीं मरने वाले थे। लेटे लेटे मैंने थोड़ा मुड़कर देखा तो रद्दू के शीशे में पूरा मसान दिखाई पड़ रहा था। मैंने उससे कहा, तू जानता है शीशा लेकर मसान में नहीं आते। रद्दू ने अचानक शीशे को घुमाकर उसमें अपना चेहरा देखा और बोला, छी, शीशे ने क्या बिगाड़ा है किसी का। अरे कहते हैं कि शीशे में आत्माओं को कैद कर लेने की ताकत होती है, और एक बार इसमें कोई आत्मा कैद हो जाए ना तो उसकी मुक्ति नहीं होती। रद्दू बोला, अरे पगले, जो आत्मा शीशा नहीं देखती वो पार लग जाती है क्या? मैं तो सुनता था लोग दुनिया से मुक्ति चावें, ये दुनिया ही साली कैद है। पर तुम्हारी बात तो बड़ी अजीब लगी मुझे। फिर तो मैं अपने बापू को जरूर शीशा दिखाऊंगा। हो सके तो उसकी आत्मा मेरे साथ ही वापस चल पड़े। कोई कह रहा था मरने के 13 दिन तक आत्मा आस पास ही चक्कर लगाती भटकती रहे, और मेरे बापू को मरे तो 6-7 घंटे ही हुए हैं। उसका जवाब सुन मैं चुप हो गया। मेरे पास शायद इस बात का कोई जवाब नहीं था। ये तेरा बाप मरा कैसे रद्दू? छी, जून आदमी की, जिंदगी गधे की और मौत कुत्ते की। पहले सब ठीक था, मजूरी करता था साला, कुली था। एक दोपहर कोई सेठ के सामान चढ़ाने उसकी हवेली गया था और अगली सुबह को वापस आया। गया था बोझा छोड़ने, पता नहीं क्या लाद लाया वहां से बगला। मतलब? मुझसे बात करते करते रद्दू अपना शीशा वहीं मिट्टी पर रख पास बिखरे पत्थरों से खेलने लगा। अरे क्या लाद लाया तेरा बाप वहां से? छी, साला अपनी औकात से ज्यादा ही बड़ा कुछ लाद लाया था। एक दिन रोज की तरह प्लेटफार्म पर गया था अपना काम करने। इसकी फूटी किस्मत, तभी एक सेठ अपनी बीवी और पगली साली के साथ ट्रेन से उतरा। वो सेठ की साली अपने 16वें में ही लगी थी कि 16वां लगते ही किसी ने उस पर टूना टोटका कर दिया था। कोई साला सेठ की दौलत जायदाद पर कब्जा करना चाहता था। साली के गम में उसकी बहन पागल और बीवी के गम में सेठ पागल। फिर किसी सयाने ने बताया कि 18वां लगने से पहले सेठ की साली का ब्याह कर दो। पर ऐसा ब्याह नहीं, बल्कि ऐसा कि जिसमें दिखने में तो वो किसी अभावगे के साथ फेरे लेगी, लेकिन ब्याह में उस साली पर चढ़ बैठी आत्मा किसी और के साथ ब्याह दी जाएगी। वहां उस सेठ ने बापू को 500 रुपए का लालच देकर रात में वहीं अपनी हवेली पर रोक लिया। हवेली के पीछे के कुएं में रात भर एक तांत्रिक इसे और उस लड़की को लेकर उतर गया और इनके फेरे पड़वाता रहा। इसके बाद अगली सुबह बापू अपनी जिंदा लाश लेकर घर तो आ गया, पर इसके बाद बिस्तर से उठा ही नहीं। अजीब बात यह होती थी कि इसके बाद मैं जब भी बापू को शीशा दिखाता तो वो मुझे बहुत गाली देता था। पर फिर धीरे धीरे इसकी बीमारी इतनी बढ़ गई कि इसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती थी। मैं रोज उसका कंघा करता और शीशा दिखाता था। 500 रुपए के लिए बापू अपने साथ साथ हमें भी बेच आया। छी, पर तेरे बापू पर ही आत्मा क्यों चढ़ी? मैंने रद्दू से पूछा। रद्दू ने पास पड़े 2 चकमक पत्थर उठाए और बोला, ये देख, उन दोनों को रगड़ूं तो चिंगारी निकले है। और वहीं पास पड़े 2 ईंट के टुकड़े उठाकर रगड़ कर बोला, देख, ये दोनों मुर्दा हैं, भुड़ने लग जाते हैं रगड़ने से। कुछ पगले होवे हैं मेरे बाप जैसे, जिन्हें यहां के भी लूट लेवें और वहां के भी लूट लेवें। छी। तभी 2 डोम दौड़ते हुए रद्दू के बाप की लाश की तरफ आए और उसकी मां से बोले, इसे हटा लो, आखिरी बार बोल रहे हैं,
सीढ़ी के सामने का पूरा रास्ता रोक कर रखे हो। इस बार रद्दू का पारा चढ़ गया। अरे कौन सी गाड़ी छूट रही है तुम्हारी? किसको जल्दी है? तब सब तो पहुंच लिए जहां जाना था। अजीब प्लेटफॉर्म है ये मसान। सवारी निकल जाती है और बाद में जाने क्या पहुंचाने चले आते हैं साले पागल। टिकट के पैसे ना है हमारे पास। डोमो ने रद्दू की बात का कोई जवाब नहीं दिया। इस पर गुस्से से पगलाया रद्दू फिर चिल्लाया, अरे चिता की लकड़ी कफन का पैसा नहीं है हमारे पास। और मां जिंदी सी मुर्दी एक सी वहां चूड़ी तोड़ रही है। जा उठा और वहां जहां कुत्ते लाश रोच रहे हैं ना, वहीं फेंक दे। किसी के तो काम आएगा मर के। छी। रद्दू की बात एक बार फिर अनसुनी कर उन्होंने एक दूसरे से कहा कि किसी और गरीब की लाश की तरह इसका संस्कार मुर्दा लकड़ी से होगा, यानी और लोगों को जलाने के बाद जो लकड़ी बचेगी ना, उससे आधा पूरा रद्दू के बाप को जला देंगे। तब तक इसे नदी के किनारे ले जाकर लिटा देते हैं। उन्होंने रद्दू की मां से अपने पति को नदी के बहते पानी से अंतिम स्नान कराने को कहा और उसके बाप की लाश वहां नदी के किनारे फेंक कर मसान की सीढ़ियों का रास्ता खाली करके चले गए। मैंने सोचा कि यह मसान भी प्लेटफॉर्म से क्या कम है। फर्क इतना है कि यहां से यात्रा पर निकलने वाले सभी यात्रियों की मंजिल शायद एक ही है। तभी देखा तो वहां जहां नदी किनारे वो रद्दू के बाप की लाश फेंक कर आए थे, वहां शोर सा मच गया। दरअसल डोमो की लापरवाही से फेंकी हुई वो लाश नदी के तेज बहाव में आगे की ओर बह निकली थी। लावारिस कुत्तों के साथ साथ एक दो आदमी उस तैरती लाश के साथ मसान के घाट पर शोर मचाते दौड़ते जा रहे थे। लाश बह गई रे, लाश बह गई। उनके पीछे रद्दू शीशा और कंघी लिए दौड़ रहा था। अरे शीशा तो देखता जा बापू। रोती कराहती लाचार रद्दू की मां कहीं पीछे छूट गई थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे रद्दू का बाप मरकर भी किसी की भीख नहीं लेना चाह रहा था। जैसे जिंदों के प्लेटफॉर्म पर वो जिंदगी भर बोझा ढो ढो कर अपनी जिंदगी चलाता रहा, वैसे ही वो मुर्दों के प्लेटफॉर्म से भी बिना कोई एहसान लिए विदा हो जाना चाहता था। कबीर कहते हैं, सती न पीसे पीसना, जो पीसे सो रांड। साधु ऋषि न मांगी हैं, जो मांगे सो भांड। आखिर अपनी लाश का बोझ ढोना एक कुली के लिए कितना भारी हो सकता था। पर तभी कुछ ऐसा हुआ कि जिसने भी देखा वो वहीं जम गया। अपने बाप की लाश के पीछे बदहवास सा दौड़ता रद्दू मसान की जमीन से दौड़ता दौड़ता नदी की सतह पर तैरती अपनी बाप की लाश के पास पहुंच गया। कब वो जमीन छोड़ पानी पर तैर रहा था, ये किसी को समझ नहीं आया। रह रह कर रद्दू के हाथ में पकड़ा शीशा जलती चिताओं की रोशनी पकड़कर चमकता था। दोनों बाप बेटा कब इस नदी के इस पार से उस पार चले गए, ये किसी को मालूम ही नहीं चला। कुछ 5 मिनट बाद उस पार सबको दिखा कि जैसे रद्दू के बाप के शरीर ने खुद ब खुद आग पकड़ ली थी। आखिर मुर्दों का भी अहंकार होता है। पलक झपकते ही मैं भी नदी के पार आ गया था और रद्दू के साथ खड़ा उसके बाप का अंतिम संस्कार होता देख रहा था। रद्दू अपना शीशा ले अपने बाप के चेहरे के पास खड़ा उसमें उसे उसका अक्स दिखा रहा था। आखिर आज ये पहला वाकया तो नहीं। पिछले कई बरसों से जब मसान की सीढ़ियों पर किसी के हाथ से फिसली अर्थी की लकड़ी सीधे मेरे सर पर लगी, उससे मेरी वहीं मौत हो गई थी। और तभी से मेरी आत्मा यहीं होश, बेहोशी और मौत के त्रिकोण में भटक रही है।
और मैं अकेला ही नहीं, रद्दू जैसी कई और भटकती आत्माएं इसमें मेरे साथ हैं, जो रोज इस अजीब से लोक में मिलती हैं, बात करती हैं और फिर दोबारा मिलने तक बिछुड़ जाती हैं। कौन जाने वो भीड़ सिर्फ जिंदों की थी या मुर्दों की, इस लोक की थी या परलोक की। यहाँ इंसान हो, जानवर हो या पक्षी, सभी जिंदा हों या मरे, भूख से या जिंदगी से मुक्त होने को कभी से भटक रहे थे। रद्दू के बाप के मुर्दा शरीर को आग कैसे लगी, ये एक पहेली ही रही। पर रद्दू की आत्मा अब मायूस है कि अब उसकी मां बिल्कुल अकेली रह गई है। अब पेश है हमारे एक सब्सक्राइबर फैजान भाई की भेजी उनकी आप बीती। आगे का पूरा वाकया उनके लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आप सबको और फैजान भाई को हमारी ये कोशिश पसंद आएगी। मेरा नाम फैजान है और मैं इलाहाबाद शहर का रहने वाला हूँ। ये मेरी आप बीती है, बिल्कुल सच्ची कहानी है। बात तब की है जब मैं 7 साल का था। उस वक्त गर्मियों का मौसम था। वो हमारा पुश्तैनी घर था। मेरे घर के ठीक सामने एक चमड़े का और एक हड्डियों का गोदाम था और घर के दाहिने साइड एक खंडहर जहां सालों से कोई नहीं रहता था। मेरे साथ हुए उस हादसे से कुछ दिन पहले एक वाकया पेश आया था जो आज भी सोच लो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक रात कुछ लोगों ने उस खंडहर पड़े घर से एक औरत जिसने सफेद रंग के कपड़े पहने थे उसे निकलते देखा। वो उस घर से निकल सामने के चमड़े के गोदाम में कहीं गायब हो गई। ये मंजर देख लोगों की सांस अटक सी गई। तब से लोगों की ज्यादा रात गए घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती थी। उस वाक़े के कुछ दिन बाद गर्मियों का दिन था, तो इसलिए कमरों की दोनों खिड़कियां पापा ने खुली रखी थीं। जिन दोनों खिड़कियों के जस्ट सामने वो दोनों गोदाम पड़ते थे, उस दिन हमारे घर कुछ मेहमान आए हुए थे, जिसकी वजह से हम सबको सोने में काफ़ी देर हो गई। हंसी मजाक चल रहा था। रात के 2 बज गए थे। उसके बाद अम्मी ने कहा, अब सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना था। हम सब सोने चले गए। मैं जहां पर सोया था मेरे सामने ही खिड़की थी। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि एकदम से लाइट्स चली गईं। घुप अंधेरा हो गया। मेरी आंख खुल गई। मैंने मम्मी को आवाज़ लगाया तो मम्मी ने उठकर चिराग जला दिया और बोली, सो जा बेटा। मैं फिर से सोने की कोशिश करने लगा। तभी मुझे किसी के गुर्राने जैसी आवाज़ आने लगी। मैंने फिर मम्मी को जगाया, मम्मी कुछ आवाज़ें आ रही हैं, और तब आवाज़ बंद हो गई थी। अम्मी बोली, कुछ नहीं है, सो जाओ। मैं फिर सोने के लिए फिर से लेट गया और मुझे नींद आ गई। पर कुछ देर बाद मेरी आंख फिर खुल गई। मैंने नज़र उठा के देखा तो मेरा दिल दहल गया। मेरे मुंह से दिल दहला देने वाली चीख निकली। एक काला साया मेरी खिड़की पे बैठा हुआ था। मेरे चीखते ही उसने भी अपनी भयानक आवाज़ में चिल्लाया। उसकी आवाज़ काफ़ी भयानक थी। मैं चिल्लाया, अम्मी अम्मी, और मेरी अम्मी और पापा उठ गए। बेटा क्या हुआ? और तभी वो साया हवा में उड़ के उसी गोदाम में कहीं गायब हो गया। मेरी आवाज़ अटक सी गई। मैंने बोलने की कोशिश की पर मेरे बोल अटके हुए थे। मैंने कोशिश करके कहा, अम्मी वो खिड़की पे कुछ था, काले से नकाब में कोई था। अम्मी ने कहा, कुछ नहीं है। पापा ने दरवाज़ा खोला, बोले, कोई नहीं है बेटा। अम्मी ने मुझे अपने पास लेटाकर कुरानी आयत पढ़ पढ़ फूंके लगाईं
और कुछ देर रोते रोते मुझे नींद आ गई और मैं सुबह जब उठा तो मुझे बहुत तेज बुखार आ गया। इस तरह मैं एक अजीब सी घबराहट पैदा हो गई। मुझे कुछ दिन ऐसा लगा कि मैं मर जाऊंगा। मुझे रह रह के उल्टी हो रही थी। कुछ भी खाता तो उल्टी हो जाती। बहुत से डॉक्टरों से इलाज कराया, चेकअप हुए, लेकिन सब बेकार। कुछ 7 दिन मैं ऐसे ही बीमार था। मेरी अम्मी की एक सहेली ने कहा कि मैं एक हाफिज को जानती हूँ, इसको वहाँ पे आप ले जाओ। मुझे अगले ही दिन उनके पास ले जाया गया। उन्होंने मुझे तावीज़ दिया और दम किया हुआ पानी मुझ पर फूंका। इसके बाद मैं घर वापस आ गया और उसके अगले दिन से ही सेहत में सुधार आने लगा। उन्होंने कहा कि इसको 2-3 बार लाना पड़ेगा, इसलिए मैं बार बार उनके पास गया और उसके बाद मैं धीरे धीरे ठीक हो गया। उसके बाद हम वो कमरा छोड़ अपने पीछे वाले कमरे में रहने के लिए चले गए। ये थी मेरी आप बीती और मैं आज 21 साल का हो गया हूँ, मगर आज भी मैं उस वाक़ये को भुला नहीं पाया।